हेलो एवरीवन, आज हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं होंडा की WRV VX डीजल मॉडल का। होंडा WRV डीजल का ये मॉडल आपको 1498 सीसी ID टेक इंजन के साथ मिलता है, जो कि 98 bhp की पावर डिलीवर करता है 200 Nm के टॉर्क के साथ। WRV मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 6 स्पीड गियर ऑफर करती है। गाड़ी का कर्ब वेट है 1234 kg। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 363 लीटर का बूट स्पेस WRV के अंदर आपको मिल जाता है। 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इन्फोटेनमेंट की अगर बात करें तो 6 स्पीकर के साथ आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम WRV ऑफर करती है। आइए मिलते हैं इसके ओनर से और बात करते हैं। तो भाई आज हम हैं रोहन भाई के साथ और रोहन भाई ओन करते हैं होंडा WRV VX टॉप मॉडल डीजल मैनुअल। बिल्कुल। रोहन भाई आपने कब ली थी WRV? यार ये मैंने ली थी 2018 में ली थी मैंने। 2018 जून में मेरी गाड़ी मैंने ली थी वाली। ऑलमोस्ट 3 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, 3 साल हो चुके हैं इसको पूरे। तो भाई कैसा लगा आपको WRV का परफॉर्मेंस गाड़ी का एवरेज बोलूँगा। हर मामले में इट्स अ एवरेज कार, बट अगर आप एवरेज ओरिएंटेड माइलेज ओरिएंटेड कार लेना चाह रहे हैं, मतलब आप परफॉर्मेंस को साइड में रख के, आप परफॉर्मेंस पर इतना ज़्यादा नहीं जाके आप केवल माइलेज के लिए आप गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है। माइलेज इसका मैंने 22 तक का, मैंने अपने शहर में 21-22 तक का एवरेज ऑन AC मैंने 21 तक का लिया है। हाईवे पर तो इट कैन ईजिली गो बियॉन्ड 24 किलोमीटर्स पर लीटर टू 25 किलोमीटर्स पर लीटर। और भाई आपने कितने की ली थी WRV? ये मुझे 11 लाख पड़ी थी आफ्टर फाइनेंस। ये मुझे 11 लाख रुपए का पूरा ऑन रोड 11 लाख रुपए की पड़ी। ऑन रोड। बिल्कुल। तो रोहन भाई जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो मार्केट में और भी गाड़ियाँ आपने ट्राई करी थी या यही गाड़ी लेनी थी होंडा WRV? उस समय और भी कंपटीशन में इको स्पोर्ट, डस्टर जैसी गाड़ियाँ थी। होंडा WRV लेने का एक मेरा मेन जो मोटिव था वो ये था कि फोर्ड, मेरे को इसके बाद जो पसंद आ रही थी मुझे गाड़ी इसके ऊपर, वो थी फोर्ड इको स्पोर्ट। बट मेरे पास इससे पहले मैं फोर्ड का कस्टमर था। मेरे पास पुरानी वाली फीगो डीजल मॉडल थी। उसका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। कस्टमर केयर, उनका कस्टमर सर्विस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल। खासकर कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर बिल्कुल भी, मतलब मैं सर्विस सेंटर पर जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में से कौन सी चीज़ कब निकल जाएगी और कौन पुरानी चीज़ डाल दी जाएगी। आप सर्विस सेंटर से परेशान थे इसलिए आपने बिल्कुल ब्रांच चेंज बिल्कुल। किया। अदरवाइज फोर्ड से आप परेशान नहीं थे गाड़ी से? फोर्ड जैसी गाड़ी, खासकर की फीगो जो मैं चलाता था, वो उस जैसी गाड़ी तो बन ही नहीं सकती है। बिल्ड क्वालिटी, राइड क्वालिटी, हर मामले में कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट, वो गाड़ी अपने सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर ही थी। इसलिए आपने होंडा की WRV लेना फिर पसंद उसके बाद में फिर नेक्सॉन था जो मेरी रेंज से थोड़ी ऊपर जा रही थी। वो लगभग इससे लाख रुपए महंगी पड़ रही थी ऑन रोड। तो फिर मैंने इसीलिए होंडा ली। और फिर होंडा का थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस, लोगों का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, लोगों से जितना भी मैंने सुना था वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि WRV एक अच्छी गाड़ी, गुड, इट्स अ गुड पैकेज। तो मैं फिर आई ऑप्टेड फॉर WRV डीजल। ओके। तो भाई जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे थे तब आपने कोई और गाड़ी भी ट्राई करी थी? हाँ, मैंने उस टाइम पर नेक्सॉन की ट्रायल ली थी। और नेक्सॉन राइड क्वालिटी में और कंफर्ट में ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी होंडा WRV से। राइड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी और गाड़ी भी रफ एंड टफ थी, बट वो फिर थोड़ा मेरे बजट के बाहर जा रही थी। तो फिर मैंने इसीलिए उसके लिए मैं ऑप्ट नहीं करा। तो ये भाई टॉप मॉडल है? जी, ये टॉप मॉडल है VX। उस टाइम पर केवल 2 ही मॉडल आते थे। एक S आता था जो कि लोअर एंड मॉडल था, और एक टॉप मॉडल आता था VX। S में आपका टच स्क्रीन नहीं था, एलॉय व्हील्स नहीं थे, सनरूफ नहीं था। वहीं VX में आपको ये तीनों चीज़ें मिल रही थी, बाकी कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था। अब WRV के शायद मेरे हिसाब से 2 और मॉडल आते हैं इन दोनों के बीच में। ओके। तो भाई कितनी चल चुकी है आपकी WRV? ये अभी मेरी लगभग 35,000 किलोमीटर चली है। 35,000? बिल्कुल। 3 साल में? हाँ, ठीक 3 साल में 35,000 के, 3 साल नहीं, लगभग 2.5 साल में 35,000 किलोमीटर चली है ये। एक स्ट्रेच में भाई आपने ये गाड़ी कितनी चलाई है? मैं कहाँ गए हैं लेके? मैं ग्वालियर से नैनीताल गया था इस गाड़ी को लेके। सो इट वाज लाइक
450 किलोमीटर्स का रन था एंड इट वाज अ नॉन स्टॉप रन। लाइक मैं सुबह 7 बजे शहर से अपने से ग्वालियर से निकला था और नैनीताल लगभग रात को 7:30 बजे पहुंचा था। गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। थकान भाई सस्पेंशन वाइज अगर बात कर लें, ये गाड़ी की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है इसका ड्राइविंग कंफर्ट। ओके, जो इसकी सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। आप कितनी भी लंबी जर्नी पर जाओ, मेरे पास ब्रेजा भी है, तो ब्रेजा में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल ये है कि आप 4 घंटे 3 घंटे की ड्राइव के बाद आपकी पीठ दर्द होने लगेगा, आपको थकावट महसूस होने लगेगी। होंडा की गाड़ी में नहीं होता। होंडा की गाड़ी में मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ उसमें तो ये है कि आपको थकावट तो नहीं पता पड़ती है बिल्कुल भी। डब्बा। तो भाई अब इसकी फ्री सर्विसेज तो खत्म हो गए होंगे, आप जो इसकी सर्विस करा रहे हैं पेड सर्विस, लगभग कितने रुपए की पड़ जाती है आपको? एक पेड सर्विस इसकी 8,000 रुपये पड़ती है एक सर्विस। हाँ, जिसमें आपका मेजर सर्विस है, जो कि ऑयल चेंज है, आपका पूरा गाड़ी का चेकअप है। 8,000 रुपये की सर्विस पड़ती है। ये अभी मैंने सर्विस कराई थी, लाइक 27,000 पर मैंने सर्विस करवाई थी इसकी, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 8,000। तो अभी तो गाड़ी नई है, आप कंपनी में ही सर्विस करा रहे होंगे? मैं अपनी गाड़ियों की वैसे भी सारी सर्विसेज कंपनी पर ही कराता हूँ, और अभी इसकी तो सारी कंपनी पर ही हुई है अभी तक जितनी भी हुई है। कंपनी का फीडबैक कैसा रहा सर्विस सेंटर में जहाँ आप सर्विस कराने जाते हैं? कंपनी का ऐसा है, ये डिफर करता है, ये एक्चुअली लोकेशन वाइज और आपका डीलरशिप पर डिफर करता है। हाँ बिल्कुल। ये जिस डीलरशिप की मेरी गाड़ी है उसका कस्टमर सर्विस फीडबैक या आफ्टर सेल्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने होंडा इसीलिए ली थी क्योंकि आफ्टर सेल्स होंडा का बोलते हैं एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, बट मेरे केस में जो मेरा ग्वालियर के जो डीलर हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा। इसके पहले जो मेरी ग्वालियर की जो डीलर, हमारी जो होंडा की डीलरशिप है, वो होती थी जो अभी करेंटली आगरा की डीलरशिप देख रहे हैं, होंडा मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसके पहले जो होंडा की जो देखते थे वो बेटर सर्विस, वो बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छा कस्टमर फीडबैक था उनका। अभी वाले जो हैं उनसे आप थोड़े वो एक्चुअली वो डिफर करता है, वो जैसा मैंने आपको बोला कि वो आपका डीलरशिप टू डीलरशिप डिफर करेगा। आप अभी मेरे बहुत से दोस्त हैं, मित्र हैं मेरे, जो कि ग्वालियर छोड़कर आगरा सर्विस करवाने जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। मैं खुद भाई अपनी होंडा की सर्विस आगरा में ही कराता हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डीलरशिप टू डीलरशिप डिफर करता है। कंफर्ट की अगर बात करें भाई, तो कितने बंदे गाड़ी में आराम से बैठ जाते हैं जिसमें कोई थकान वकान नहीं? कंफर्ट की बात करें तो इसकी पीछे इसका लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है, चाहे वो फ्रंट सीट हो या बैक सीट हो। अमोल भाई पीछे बैठे हुए हैं सीट पर, और वो मेरे को दिख रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। कंफर्टेबल। बाकी यही मैं अगर कंपेयर करूं दूसरी गाड़ियों से, इवन टू नेक्सॉन ले लो या मेरी ब्रेजा है जो मेरी दूसरी एक और कार है घर में, तो पीछे वाली सीट पर लेग स्पेस का बहुत दिक्कत रहती है और 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। इसमें वही प्लस पॉइंट है कि इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा है, चाहे आप आगे वाली पूरी सीट को पुशबैक कर लीजिए, पीछे वाले बंदे को बैठने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा, प्लस 3 जने बहुत कंफर्टेबली इसमें एडजस्ट हो जाते हैं पीछे। 5 लोग इस गाड़ी में आराम से 5 लोग बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इवन इफ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और अगर हम बूट स्पेस की बात कर लें तो 5 लोगों का थोड़ा लगेज आ जाता है गाड़ी में। मैं अपनी ट्रिप का बताता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली भी मैं गया था, मैंने ग्वालियर से सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क तक भी अभी मैं रिसेंटली गया था, तो 4 लोगों का सामान बहुत इजीली आ गया था। और जो मेरी एक लंबी ट्रिप थी जो मैंने आपको बताया, मैं नैनीताल गया था जी, तो वो लगभग हमारी 1 हफ्ते की ट्रिप थी, 4 लोगों की थी, एंड वी वर हैविंग 4 बिग साइज्ड बैग्स, प्लस और भी सामान था क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा था, वो फर्स्ट वेव वाला टाइम था, तो हम लोग सब ब्लैंकेट्स वगैरह भी कैरी कर रहे थे, तो एडजस्ट हो गया था। बूट स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस भी अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी बूट स्पेस है। ओके भाई, वैसे तो इस सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता नहीं है क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ ऊंची होती हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी, पर क्रॉसओवर क्रॉसओवर सेगमेंट है। तो आपका इशू कोई आया, कहीं गाड़ी टिकी विकी, आप कहीं रूरल में लेके गए गाड़ी? नहीं, मैं काफ़ी रफ रूट्स पर भी लेकर गया मैं गाड़ी को, लेकिन अभी तक
ग्राउंड क्लियरेंस से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी आज तक कभी नीचे टच नहीं हुई है, चाहे ऊंचा स्पीड ब्रेकर हो, चाहे कच्ची सड़क हो। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सेटिस्फैक्ट्री है गाड़ी का। हालांकि बोलते हैं कि नेक्सॉन इससे ऊंची है, 200 mm का उसका ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका 188 mm है, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी दिक्कत है। रफ एंड टफ है, आप कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं। रफ एंड टफ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस के नज़रिए से अगर बात की जाए तो टिकती विकती नहीं है गाड़ी। कोई मेजर पार्ट भाई अब तक इसका रिप्लेस हुआ हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई इसका मेजर पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ। अभी तक गाड़ी में ऐसी कोई कमी अभी तक बस गाड़ी की सर्विसेज हो रही हैं। सर्विस हुई है, नॉर्मल सर्विस हुई है। ठीक है भाई। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर लें, जैसा आप बता रहे थे आप नेक्सॉन लेने वाले थे, उसको बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा माना जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मारुति को आप लोग क्या कहते हैं? टीन का डब्बा बोलते हैं ना, टिन का डब्बा है ना वो। टिन के डब्बे का भी कोई बाप है तो वो होंडा है। अरे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मारुति से भी गई गुजरी है। अगर कोई आदमी बिल्ड क्वालिटी की मैं तो ये बोलूँगा कि आज की डेट में बिल्ड क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने उस टाइम पर जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने ज़्यादा फीडबैक नहीं लिया था, और शायद जिनसे भी मैंने लिया उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। और बात भी वही सही है, जब तक आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी से मैं आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। लोग गाड़ी लेते हैं, मैं और सेफ गाड़ी लेनी चाहिए। टाटा जो है बहुत सेफ गाड़ी, आपको नहीं पता आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, और अगर आपका शौक है लॉन्ग रूट पर चलने का, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप टाटा और महिंद्रा पर ही जाना, या फिर कोई भी जर्मन गाड़ियाँ जैसे स्कोडा हो गया जर्मन। अब अपने यहाँ GM तो आता नहीं है, फोर्ड था, फोर्ड बहुत अच्छा ब्रांड था बिल्ड क्वालिटी के मामले में, वो भी इंडिया से बिल्कुल बिल्कुल चले गया है। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एशियन गाड़ी, टोयोटा को छोड़कर, टोयोटा की जो बड़ी गाड़ी आती है इनोवा, फॉर्च्यूनर, उसका लेवल अलग है। टोयोटा को छोड़कर किसी भी गाड़ी के आप एशियन गाड़ी, चाहे वो होंडा हो जाए, चाहे मारुति हो जाए, चाहे hyundai हो जाए, चाहे किया हो जाए, अगर आप बिल्ड क्वालिटी को दिमाग में रख रहे हैं तो नेवर गो फॉर दीज कार्स। तो बिल्ड क्वालिटी की तरफ से आप WRV से सेटिस्फाइड नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इनफैक्ट इंटीरियर वाइज भी देखने में इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, बट राइड आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स और 15,000 किलोमीटर्स आपका इंटीरियर से भी कहीं ना कहीं से आवाज़ आने ही लगेगी। अभी जैसे पावर विंडो है, मैं ऑपरेट करूँगा तो पावर विंडो में इतनी नॉइज़ है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है क्या बाहर गेट से। तो मैं एक अगर 11-12 लाख रुपए गाड़ी में डाल रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे अगर ये सब ऐसी बिल्ड क्वालिटी मिले, ये सब साउंड सुनने को मिले, ये सब नॉइज़ मिले, तो फिर छोटे-छोटे आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट। और फिर मैं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इस गाड़ी का जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंजन नॉइज़, इसके इंजन नॉइज़ इसकी बहुत हाई है, बहुत हाई है। आप इवन टू आप मारुति की गाड़ी में बैठ लोगे डीजल में, आपको अंदर इतनी नॉइज़ नहीं आएगी, लेकिन आप इसको चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा क्या मैं कोई किसी ट्रक को ड्राइव कर रहा हूँ, क्या इतनी आवाज़ आती है। पता नहीं इंसुलेशंस अच्छे नहीं है या जो भी है। इंजन नॉइज़ डीजल गाड़ी में, पेट्रोल का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डीजल गाड़ी में बहुत हाई लेवल का इंजन नॉइज़ है। ओके, तो भाई अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ये गाड़ी आपको 11-11.5 लाख रुपए में ऑन रोड वैल्यू फॉर मनी लगी या नहीं लगी? 11 लाख रुपए में मुझे टॉप मॉडल गाड़ी मिल रही है जिसमें सारे अलॉयज़ हैं, सनरूफ है, तो हाँ वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी कार है, वैल्यू फॉर मनी ही है। आप बाकी अगर आप सोचें कि इतना सब में फीचर्स लेकर परफॉर्मेंस भी मिल जाए तो फिर वो गलत रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इस गाड़ी की नहीं है। जैसे मैं इसके पहले फीगो चलाता था, वो मैंने 1.5 लाख किलोमीटर सेल्फ ड्रिवन थी वो मेरी गाड़ी, पूरी 1.5 लाख किलोमीटर मेरी खुद की सिंगल हैंडेड ड्रिवन थी वो, और आखिर टाइम तक उसने इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो ब्रेकिंग हो, ब्रेकिंग इस गाड़ी की भी अच्छी है, लेकिन एक्सेलरेशन, राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट उसका नेक्स्ट लेवल था। अक्सर ये देखा जाता है कि फोर्ड ओनर जिसने फोर्ड ड्राइव करी है वो किसी और गाड़ी से सेटिस्फाइड बिल्कुल, फोर्ड एक अलग लेवल था, खासकर कि वो पुरानी वाली जो फीगो आती थी
वो तो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मॉडल था उनका। तो कंक्लूड किया जाए तो आप 11 लाख रुपए में इस गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स से आप सेटिस्फाइड है, वैल्यू फॉर मनी लगे? वैल्यू फॉर मनी है, Worth बट buying. इट्स नॉट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन कि आपको चाहिए कि मैं एक्सीलेटर पर पैर रख रहा हूँ और गाड़ी भग रही है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 11 लाख रुपए में इट्स अ वेरी गुड कार फीचर वाइज। ओके, तो भाई अगर प्रोज और कॉन्स की बात कर ली जाए तो गाड़ी के कोई दो ऐसे प्रोज और कॉन्स आप मुझे बता पाएंगे जो आपने फील किए हो अपने ये 2.5-3 साल के ओनरशिप रिव्यू में? प्रोज की वे पहले बात करते हैं। प्रोज इस गाड़ी का ये है कि एक तो जैसा मैंने बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की अच्छी है, कभी कोई कमी नहीं फील हुई, और सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप लॉन्ग रूट पर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अगर 600 किलोमीटर एक दिन में प्लान कर रहे हो, आप बिना कुछ सोचे आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको कोई ना पीठ दर्द होना है ना आपके पैर दर्द होने हैं। और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है आज की डेट में, जब अपन 100 रुपये लीटर का डीजल डलवा रहे हैं गाड़ी में, कि ये एवरेज ओरिएंटेड गाड़ी है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है। आप हाईवे पर अगर इसको क्रूज कर रहे हैं 80 to 100 क्रूज कर रहे हैं, तो ये आपको 22-23 एवरेज एसी पर बहुत इजीली देगी। और अगर कॉन्स की बात कर लें भाई? कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन तो इसका बिल्ड क्वालिटी है, जिससे आप अनसेटिस्फाइड? जिससे हाईली डिससेटिस्फाइड है अपन, अनसेटिस्फाइड है जिससे हाईली। और दूसरा कौन इसका इंजन नॉइस लेवल, केबिन में बहुत आवाज केबिन में बहुत आवाजें हैं, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। और एक और जो कौन है इसका वो ये मान लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये एवरेज ओरिएंटेड कार है, ये माइलेज के लिए बनी हुई गाड़ी है। लोग इसको ज़्यादातर अगर प्रेफर भी करते हैं तो माइलेज की वजह से करते हैं। तो जहाँ पर आप माइलेज अच्छा कर रहे हो गाड़ी का, वहाँ पर आपको किसी ना किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो माइलेज देने की वजह से होंडा ने काफ़ी हद तक इसकी परफॉर्मेंस इन द सेंस पिकअप से कॉम्प्रोमाइज़ करा है। आपको ऐसा नहीं, आपको ये गाड़ी वो नहीं है कि आपने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी भग रही है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये गाड़ी 60-70 क्रॉस नहीं करती, आपको बहुत मीडियोकर गाड़ी लगेगी। बाकी फिर हाईवे पर चलने में तो जब आप एक बार 80 क्रॉस कर जाओगे इससे, तो फिर तो बहुत ही मक्खन चलती है गाड़ी। फिर तो इसका राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, राइड क्वालिटी, ब्रेकिंग क्वालिटी, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी। हाईवे पर बहुत कॉन्फिडेंस देती है चलने में ऑन हायर स्पीड्स। थैंक यू सो मच रोहन भाई, अपना इतना टाइम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई।